हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के बाद अब मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 12th इंग्लिश का पेपर जो कि 2022 में हुआ था। ये सिलेबस एक न्यू सिलेबस है जो कि 2022 से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश का। आज हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के सोल्यूशन कराए हैं, जिसके वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाकर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो के अंत में कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले है सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए है जो कि क्या है, रीडिंग है। इसके अंतर्गत दिया गया है हमें प्रश्न एक, क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बोल रहा है कि आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा पहले, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़कर आप लोग को सुना देता हूँ, फिर आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। कि जो जिंदगी है, जीवन है, ये फूलों की सेज नहीं है बल्कि क्या है, कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। यह मुसीबतों और कष्टों से, खतरों से भरा हुआ है। दे हैव टू ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन द लाइफ। हमें इन सभी पर क्या पानी है, विजय पानी है, यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें मुसीबतों से अर्थात जोखिम से क्या होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि हैं, जो कि क्या है, स्वाभाविक हैं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। सक्सेस इन द एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। जो सफलता है उन्हीं लोगों के पास जाती है जो कि हर काम में क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच ए वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लाइव्स एंड कंफर्ट्स। बोल रहा है कि साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, कि जो साइंस है उसने ऐसी कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। इफ अवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क, यदि हमारे वैज्ञानिकों ने कोई रिस्क न लिया होता, देयर लाइव्स एंड कंफर्ट, हमारे हमारे जीवन की सुविधाओं के लिए। द मोर डिफिकल्ट इज द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द हार्डर शुड बी अवर एफर्ट्स इट परफॉर्म इट। बोल रहा है कि द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज, कोई कार्य हमें तब तक बहुत ज्यादा कठिन लगता है जब तक कि हम उस पर क्या करते हैं, अपना प्रयत्न नहीं करते हैं। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, जो लाइफ है, जीवन है, एक अच्छी तरीके से स्मूथ मतलब अच्छी तरीके से चलने वाली कोई नाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ए वीकर हार्ट, छोटी मोटी जो डिफिकल्टीज है, परेशानियां हैं, वो एक वीकर हार्ट अर्थात कमजोर दिल वालों को क्या कर देती हैं, डरा देती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे लोगों को जो परेशानियां होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, वो डरा देती हैं। बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, परंतु क्या होता है, जो ब्रेव हार्ट होते हैं अर्थात जो लोग बहादुर दिल वाले होते हैं, वे क्या होते हैं, अचीव फेम एंड ऑनर, वो प्रसिद्धि और सम्मान को प्राप्त करते हैं। बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे रिस्क को लेना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में कहें तो रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिराकल्स, कि जो इन शॉर्ट रिस्क, जो जोखिम है, वो क्या करता है, ब्रिंग्स लाता है सक्सेस सफलता, एंड वर्क्स मिराकल, और कार्य में चमत्कारिता को लाता है, क्या लाता है, सक्सेस सफलता। अब देखिए, अब इसमें ये तो मैं पूरा पैसेज का मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, इसका समरी बता दिया, इसका सारांश बता दिया है। अब आप लोग को इसके क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को फुल सोल्यूशन दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। पहला नंबर, पहले प्रश्न का ए नंबर प्रश्न है, हाउ इज मैंस लाइफ, कि मनुष्य का जीवन कैसा है। तो आप लोग इसका उत्तर देना है। देखिए, मैंने इसका उत्तर लिखकर पहले से ही रखा हुआ है, तो बस सिर्फ मुझे आप लोगों को बताना है। देखिए, तो पहले तो मैंने ये लिख लिया है कि सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत है, क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। ठीक, और मैंने डाल दिया कि इसके मैं फुल सोल्यूशन दूंगा। पहले 2 लाइन्स में पहले लिख लिया हूँ कि लाइफ इज नॉट, और अंतिम में कुछ लाइन्स है मिराकल्स। ठीक, इसमें प्रश्न जो पहले का ए था उसका आंसर है कि
मैंस लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, कि जो मनुष्य का जीवन है वो क्या है, फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ये खतरों और मुसीबतों से भरी हुई। क्योंकि प्रश्न क्या था, प्रश्न यही था ना कि मनुष्य का जीवन कैसा है, तो हमने उसका उत्तर जान लिया है कि जो मनुष्य का जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि खतरों से भरा हुआ है और कांटों की सेज है। अब देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए 3-3 नंबर के प्रश्न है और ये पूरा पैसेज 15 नंबर आपको देकर जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को इसको देखना ही पड़ेगा। तो देखिए बी नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है, इफ वी हैव टू सक्सीड इन लाइफ वी हैव टू ओवरकम ऑन डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है कि क्या है, यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ओवरकम ऑन डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, कि हमें खतरों और मुसीबतों पर विजय पानी होगी, तभी हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। ये प्रश्न था ना। अब देखिए सी प्रश्न, हु आर फ्राइटेंड बाय पिटी डिफिकल्टीज, कि हु आर फ्राइटेंड कौन भयभीत हुए हैं, बाय पेटी डिफिकल्टीज छोटी मोटी मुसीबतों से कौन लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसका आप लोग को आंसर देना है। तो क्या लिखेंगे सी में आंसर में, ए पेटी मैन, ए मैन विद वीक हार्ट, एक कमजोर दिल वाला आदमी, इज फ्राइटेंड डरा हुआ है, बाय पेटी डिफिकल्टीज छोटी मोटी मुसीबतों से कौन डरता है, एक कमजोर दिल वाला आदमी डर जाता है। अब देखिए ये सी नंबर तक प्रश्न हो गया। अब इसके बाद है, प्रश्न डी, कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या अचीव करते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे डी नंबर के आंसर में, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान को प्राप्त करते हैं। देखिए 3 नंबर के प्रश्न ये भी है। 3-3 नंबर कितने प्रश्न हुए, हम लोग के 4 प्रश्न हो गए, तो 3 चौके 12 नंबर हम लोग को मिल गए, और 3 नंबर हम लोग को भी छोटे छोटे प्रश्नों से मिलेंगे। अब देखिए अब इसमें अगला प्रश्न है ई नंबर में। इसमें पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आर्टिफिशियल का अपोजिट है, अर्थात आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी, तो बनावटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल। तो इसमें है वर्ड नेचुरल, तो इसका ई नंबर प्रश्न में क्या लिख देंगे, नेचुरल। 1 नंबर हम लोग को यहाँ से मिल गया। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, कि जो पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब फियर है, डर है। तो इसका कौन सा वर्ड है, तो हम लोग जानते हैं पैसेज में आया था एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है भय या डर, तो ये भी हम लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए तीसरा, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिराकल, कि क्या करना है हमें, मिराकल मतलब होता है चमत्कार, चमत्कार का हमें एडजेक्टिव लिखना है, उसका विशेषण लिखना है। तो उसका क्या हो जाएगा विशेषण, मिराकलस। क्या लिखेंगे तीसरे नंबर में, मिराकलस इसका एडजेक्टिव है, ये भी हम लोग को 1 नंबर देकर जाएगा। इस तरीके से हम लोग को 15 नंबर के प्रश्न हो गए हैं। अब ये पहला प्रश्न इसी तरह खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है और इसके में है सेक्शन बी, राइटिंग। अब ये किससे लिया गया है, राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन। और इसमें देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न है कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 115 वर्ड्स, अर्थात हमें 100 से 150 शब्दों के बीच में एक आर्टिकल लिखना है इन सभी टॉपिक्स पर। कौन कौन से हैं, पहला तो है राइजिंग प्राइसेस, बी है सोशल इविल्स, और सी है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। तो मुझे सबसे आसान लगा इसमें से सी नंबर, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स पे आर्टिकल लिखना। तो मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है, तो चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो कैसे आप लोग लिखेंगे, आप लोग तो पहले डालेंगे हेडिंग ऊपर सेक्शन बी राइटिंग में, और उसके अंतर्गत कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका हमें आंसर लिखना है। और लिख देंगे आप लोग हेडिंग क्या, आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, कि खेल के महत्व के बारे में हम लोग को क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। इसके अंतर्गत मैंने कुछ आउटलाइंस बनाई हैं, कुछ रूपरेखाएं बनाई हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल को लिखेंगे। तो चलिए उन लोगों को देख लेते हैं। तो पहले क्या डालेंगे हम लोग, उसके बारे में पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन, कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के अर्थात जो खेल हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में बात करेंगे, एंड स्पोर्ट्स,
नीड, खेलों की क्या जरूरत है उनके बारे में बात करेंगे। और कंक्लूजन, खेलों से क्या हम लोग का पूरा कंक्लूजन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो पहले नंबर में डालेंगे हम लोग हेडिंग, क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन डालेंगे हेडिंग पहले नंबर में, और इसके अंतर्गत लिखेंगे देयर इज एन ओल्ड सेइंग, कि यहाँ पर क्या है, एक पुरानी कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डर बॉय, कि सभी काम और कोई खेल नहीं जय को क्या बना देता है, एक नीरस लड़का बना देता है, एक भोंदू बच्चा बना देता है। यदि हम सिर्फ पढ़ाई करें, कोई खेल ना खेलें, तो क्या हो जाएंगे, हम नीरस हो जाएंगे, डल हो जाएंगे। गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। टू लीव ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस आर वेरी कंपल्सरी। क्या बोल रहे हैं कि टू लीव ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि हमें एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस आर वेरी कंपल्सरी, कि जो फिजिकल शारीरिक और मानसिक फिटनेस है वो बहुत क्या है, बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, ए मैन कैन नेवर ए मैन कैन नेवर बी मेंटली स्ट्रांग, एक आदमी कभी भी मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो सकता, इफ ही इज फिजिकली वीक, यदि वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो सकता, यह बात भी सत्य है। वेन वी बिकम बोर्ड, जब हम कभी भी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फ्रॉम द डेली रूटीन, दिनचर्या के कार्यों से जब हम लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, गेम्स रिमूव अवर मोनोटोनी, जो खेल होते हैं वो हमारी मोनोटोनी को, हमारी जितने भी डलनेस है उसको क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ठीक, ये तो हम लोग का पॉइंट 1 हो गया, जिसके अंतर्गत हमने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन, इसका खेलों का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब इसके बाद देखेंगे टाइप 2, जो हेडिंग 2 है उसके अंतर्गत क्या है, टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, जो खेल के प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो क्या है, इसके अंदर डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि क्या है, जो खेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है इंडोर गेम्स अर्थात घर के अंदर खेले जाने वाला गेम्स, दूसरा है आउटडोर गेम्स अर्थात घर के बाहर खेले जाने वाला खेल। तो पहले डालेंगे हेडिंग इसमें से इंडोर गेम्स, और उसके अंतर्गत लिखेंगे देयर आर देयर आर इंडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स सच एज, कि यहाँ पर कुछ इंडोर गेम अर्थात घरेलू खेल हैं जो कि इस प्रकार हैं, कार्ड्स पत्ते खेलना, लूडो लूडो खेलना, चेस शतरंज खेलना, ईटीसी। ये सब कौन सा गेम है, ये सब इंडोर गेम्स है जो कि हम लोग अपने घरों में खेलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा गेम, आउटडोर गेम, उसको देखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का दूसरे आउटडोर गेम्स, और इसके अंतर्गत लिखेंगे देयर आर आउटडोर गेम्स, कि यहाँ पर कुछ क्या है, आउटडोर गेम्स हैं, जैसे कि सच है, जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ईटीसी। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, वॉलीबॉल, ये सब जितने भी खेल हैं ये सब घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं मैदान में। These games are played out of the homes. These games and sports have much value for students. इन सभी खेलों का स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक, इतनी पॉइंट हो गई। अब तीसरे नंबर के पॉइंट में हम लिखेंगे नीड, अर्थात हमें खेल की जरूरत क्यों होती है, स्पोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे गेम्स आर वेरी नेसेसरी, जो खेल हैं वो क्या है, बहुत ही जरूरी हैं। दे प्रोवाइड अस, वे हमें प्रदान करते हैं द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी एक्सरसाइज प्रदान करते हैं। दस, इस प्रकार द होल बॉडी बिकम्स एक्टिव, इस प्रकार से जो हमारा पूरा शरीर है वो एक्टिव हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन, जो शारीरिक व्यायाम है वो हमारे डाइजेशन, हमारे पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या लाभदायक है। ये हम लोग के हो गए तीसरी पॉइंट। यदि आप लोग इतना लिख देते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर भी अब मैं कुछ और पॉइंट्स बनाया, जैसे कि कंक्लूजन है, यह अंतिम पॉइंट होगी, इसको भी देख लीजिए आप लोग। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स मस्ट स्टूडेंट्स मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, कि जो विद्यार्थी हैं उनको खेल का बहुत ही जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उनको पता होना चाहिए।
एंड टेक पार्ट इन देम, और इनमें उनको हिस्सा लेना चाहिए। स्पोर्ट गिव्स अस ए गुड एक्सरसाइज, जो स्पोर्ट होता है वो क्या करता है, हमें बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज प्रदान करता है। गिव्स एस Sports gives us a good exercise which makes us physically strong and increases our stamina and strength। जो स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं। यदि आप खेल खेलते हैं तो आपको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये हम क्या करते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं और इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं और स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, हमारी स्टेमिना और स्ट्रेंथ शक्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये भी हो गया। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया हम लोग का कौन सा, सेक्शन बी का जो दूसरा प्रश्न है आर्टिकल पे, हम लोग का वो खत्म हो गया। इस प्रकार से यहाँ से भी हम लोग को 10 नंबर मिल गए। 15 और 10 कितने हो गए, 25 नंबर के हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। अब आगे देखिए, प्रश्न तीसरा इसका है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग आवर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल। इसका साधारण सा मतलब ये है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर हम लोग क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसको, एडिटर अर्थात जो संपादक है उसको हम लोग को एक लेटर लिखना है। तो इससे अच्छा मैंने ये देखिए इसमें अथवा में दिया है और करके कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि हमें क्या करना है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, कि एक फुटबॉल मैच को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो मुझे ज़्यादा ये आसान लगा तो मैंने इस पर लिखा है। ठीक, तो इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए तो इसमें मैंने क्या किया है, कहाँ गया वो वाला पार्ट, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने लिखा है कि जो हम लोग को लिखना है लेटर, कि हमें फुटबॉल मैच के लिए रिक्वेस्ट करना है, उसके लिए मैंने लिखा है। तो आप लोग लिखेंगे पहले तो एक कुछ एरिया का नाम है 17 जवाहर नगर आजमगढ़। आप लोग ऐसे कुछ बनाकर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप लोग वहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक, आप मैं लिख दिया 25 जनवरी 2020 एक्सेस, जो भी आप लोग लिखना है, अर्थात जो भी साल चल रहा है उसके बारे में आप लोग को लिख देना, 2022 2023 जो भी चल रहा है वो आप लोग लिख देंगे। फिर आपको लिखना है द प्रिंसिपल, फिर लिखना है पीके इंटर कॉलेज आजमगढ़। आप लोग जहाँ से भी है जो भी हैं आप लोग अपने क्षेत्र का नाम लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बाद के टॉपिक हम लिखेंगे ऐसे। ठीक, पहले तो ऊपर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कि आप लोग को किस सब्जेक्ट पर लेटर लिखना है। तो मैंने लिखा है अरेंजिंग ए फुटबॉल मैच, कि एक फुटबॉल मैच का क्या करना है, अरेंज करना है, व्यवस्था करनी है। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, इट इज स्टेटेड दैट वी वांट टू परमिशन फॉर हैविंग ए फुटबॉल मैच। इट इज स्टेटेड यानी कि यह कहा जाता है, हम लोग ये आप लोग प्रार्थना करते हैं उस प्रिंसिपल से, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वी वांट योर परमिशन, कि हम लोग क्या चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं, फॉर हैविंग ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच कराने की, इन आवर कॉलेज, हमारे विद्यालय में मेनी ऑफ द बॉयज, बहुत से लड़के, आर रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग ए टूर्नामेंट, बहुत से जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए, फॉर अरेंजिंग ए टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट की व्यवस्था करने के लिए, एज, क्योंकि, इट विल बी एंटरटेनमेंट फॉर देम, कि यह क्या क्या होगा, उनके लिए एक मनोरंजक का काम करेगा, एंड फॉर द कॉलेज, और कॉलेज के लिए भी, वी, फिर आगे क्या लिखेंगे, वी देयर फॉर इंट्रीट, इसीलिए हम आपसे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दैट की यू वुड काइंडली ग्रांट आवर एप्लीकेशन, कि आप क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ले लेंगे, एंड परमिट अस, और हमें क्या देंगे, हमें आज्ञा देंगे, टू प्ले द फुटबॉल मैच एंड मेक अस यूर ग्रेटफुल टू यू, कि क्या आप लोग जो आप हैं हमें क्या करेंगे, फुटबॉल मैच के लिए परमिट देंगे, आदेश देंगे, और आप हम लोग आपके प्रति बहुत ही दयालु होंगे, आपके कृतज्ञ होंगे, अर्थात हम लोग आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। आप लोग बस इतना लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, योर्स ऑब्डियंटली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, अब जिस क्लास से भी हैं, यदि आप 12th से हैं तो लिख दीजिएगा, यदि आप 12th से हैं तो लिख दीजिएगा 12th। ठीक, इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आगे देखिए,
अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 आएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हम लोग को सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या होगा, ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और इसके अंतर्गत देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन को चूज करना है, हमें यहाँ से ऑप्शन को चूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ठीक, तो चौथे का ए है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, कि एक आदमी द्वारा क्या करना है, सरकार को चलाना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो आप लोग क्या डाल देंगे उसमें, ऑटोक्रेसी। और देखिए बी नंबर है ए फूल्स पैराडाइज, कि मूर्खों का क्या, मूर्खों की संसार, उनका स्वर्ग। तो क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप्स। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सी प्रश्न है कि द सिनोनिम ऑफ द क्रूएल, द सिनोनिम ऑफ क्रूएल इज, कि निर्दयी का जो सिनोनिम है, पर्यायवाची, वो क्या है। तो इसका पर्यायवाची है मर्सीलेस, अर्थात जिसके अंदर दया न हो, वो क्रूएल है। फिर डी ऑप्शन, प्रश्न डी है क्वेश्चन, मोहन इज मोर टॉलर देन राम, कि जो मोहन है वो राम से क्या है, बड़ा है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एरर, कि इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक तो यहाँ पर टॉलर पहले से क्या कंपैरेटिव डिग्री में है, इससे पहले मोर लगा दिया, तो ये तो गलत है, यहाँ पर मोर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 मोर। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न ई है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, कि आशावादी का जो एंटोनिम है, अर्थात उसका विलोम शब्द क्या है, तो उसका विलोम शब्द है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। ठीक, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। इसको मैंने पहले से लिख कर ऐसे रख लिया था क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सेक्शन सी मैंने डाल दिया ग्रामर, और इसके अंतर्गत क्या है, क्वेश्चन 4 है, उसका आंसर हम लोग को लिखना है। और पहले का ऑटोक्रेसी था, ऑप्शन नंबर 4 सही। बी का टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 3 सही। फिर तीसरा मर्सीलेस, डी का मोर, और ई का क्या था, पेसिमिस्टिक। मैंने इस प्रकार से लिख दिया था। ठीक, ये तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग को देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला प्रश्न है ए, वो है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, कि क्या कर रहा है कि नीचे जो दिए हैं उनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ठीक, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, जो कि बहुत आसान, इसको चेंज करना, तो मैंने इसको चेंज किया है। आप लोग इसमें बदलें तो क्या लिखेंगे, माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, क्योंकि जो मैन इज मॉर्टल, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये क्या है, ये एक सत्य तथ्य है, अर्थात इसको कोई बदल नहीं सकता कि मनुष्य क्या है, नश्वर है, और जो भी सत्य चीजें होती हैं, सत्य तथ्य होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिर्फ आप लोग को यहाँ पर दैट लगाना है, तो लिख देंगे माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। और फिर देखिए अगला प्रश्न है, मैं आप लोग को इसको लिख कर भी रखा हूँ, आप लोग को मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप लोगों को मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक, फिर बी प्रश्न है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि किसी एक को इसमें से क्या करिए, कंबाइन कीजिए, जो कि जैसा कि निर्देशित है, अर्थात जैसे दिया कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। इसको हम लोग किसमें कंबाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको कंबाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले डाल देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके अंदर लिखेंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। यहाँ पर क्या कर देंगे, बिकॉज, यहाँ पर एक एडजेक्टिव हम लोग यहाँ पर एक यूज कर देंगे, उसके हिसाब से हम लोग को बन जाएगा ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल। इतना आप लोग लिख देंगे, आप लोग का बन जाएगा। फिर सी प्रश्न है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि नीचे क्या दिया गया, निर्देश दिया गया है, वैसे आप लोग को चेंज करना है। पहला प्रश्न है ही कुड नॉट रीड द इंग्लिश बुक, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, द इंग्लिश बुक कुड नॉट बी, द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाई हिम, बस इतना हो गया, आप लोग का पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है डी करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस,
कि नीचे दिए हुए किसी एक को आप लोग क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए। पहला है हिज हेयर्स आर ब्लैक, कि उसके क्या है, उसके बाल काले हैं। तो इसको सिर्फ आप लोग इतना करिए हिज हेयर आर ब्लैक, क्योंकि जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, बाल, उसको एक वचन में रखा जाता है। तो यहाँ पर हेयर्स नहीं होगा बल्कि हेयर होगा। और दूसरा प्रश्न है मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। तो ये करना है आप लोग, कोई भी कर लीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को मिलेंगे। फिर देखिए अब अगला प्रश्न है ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है कि इन दोनों शब्दों में से पहले तो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक करना है, और जो 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 शब्द दिए गए हैं उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए पहला है अल्टर। अल्टर मतलब होता है चेंज करना, अल्टर मतलब बदलना। तो आप लोग कोई इसमें बना दीजिए कोई वाक्य। मैंने बनाया यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, कि आपको अपने बोलने का तरीके में बदलाव करना चाहिए। और दूसरा शब्द है अल्टर, इसका मतलब होता है वेदी। तो इस पे मैंने वाक्य बनाया है, भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड। इस प्रकार से हम लोग का 5 नंबर का जो प्रश्न है वो भी खत्म हो गया। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को इसका पूरा बता देना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर उसका लिखना है। पहले का माई मदर जो वाला था वो उस वाले प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पूरा आप लोग को करा दिया है। ठीक, मैंने पहले बता दिया था, आप लोग इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और इसमें बोल रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, कि नीचे दिए हुए जो पैसेज हैं उनको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, जल्दी में पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग को मैं बता दूंगा। ठीक, पहला है नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। इसको हम लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए अब मैं इसका ट्रांसलेशन आपको दिखा देता हूँ, और इसके साथ ही साथ आप लोग इसके हिंदी भी देखिएगा और इसका इंग्लिश भी देखिएगा। ठीक, तो मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ, इसलिए वालों को दिखेगा नहीं। देखिए मैं आप लोगों को पढ़कर बता दे रहा हूँ। ठीक, पहला जो वाक्य है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। देखिए यदि आप लोग को आंसर लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे आंसर, और पहले तो कुछ लाइन लिख देंगे नवयुवक अपने देश, और फिर डॉट डॉट करके अंतिम लाइन देश बन सकेगा। और फिर लिखेंगे ट्रांसलेशन। फिर उसमें पहला जो पहला वाक्य उसमें क्या बोला था, पहला वाक्य था कि नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे आप लोग द यूथ अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री, कि जो युवा लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो अपने देश की सेवा करने के लिए अति उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। फिर आगे प्रश्न है, आगे जो सेंटेंस है, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टू इम्प्रूव लिखेंगे, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश की दशा सुधारने के लिए कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड, कि जो कोऑपरेशन सहयोग है और सेवा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, इतना लिख दिए। अब आगे देखिए, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट पार्टिकुलरली यूजफुल, कि जो हमारा साधारण किताबी ज्ञान है वो विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। फिर आगे देखिए, अब फिर बोल रहा है कि निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, कि जो गरीब किसान जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। ठीक, फिर आगे देखिए, फिर इसी में आगे है कि देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की
सेवा सच्चे मन से करें। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग, it is the responsibility of the youth of the country to serve their country with a true heart। कि ये हमारे देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की सेवा कैसे करें? एक ट्रू हार्ट से, एक सच्चे मन से करें। ठीक, अब आगे देखिए, तभी हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। इसको कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे देन लिखेंगे यहाँ पर देन आवर कंट्री विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तभी हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, एक विकसित देश बनेगा। इस प्रकार से हम लोग का कौन सा प्रश्न जो 6 था, क्वेश्चन नंबर 6, वो अभी हम लोग का खत्म हो गया और ये देखा गया पूरे 5 नंबर। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग, इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है सेक्शन डी, जो कि क्या है? लिटरेचर का है। ये हम लोग का अब यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें हम लोग को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। हम लोग क्या करना है? लगभग 40 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। और देखिए 4 + 4 यानी कि 8 नंबर देकर जाएगा। 2 प्रश्न है ना इसमें, ए और बी करके, तो यहाँ पर दोनों, एक 4 नंबर का, एक 4 नंबर का, कोई एक करना है आप लोग को। तो देखिए लिखा है, व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रेप सेलर इन द वुड्स। कि रेड ट्रेप सेलर के साथ वुड्स में अर्थात जंगल में क्या हुआ था, वो हम लोग को लिखना है। और फिर इसके अथवा प्रश्न है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। कि गांधी जी ने जो लॉयर थे, वकील थे, उनको क्यों डांटा। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे हम लोग सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर का लिखेंगे हम लोग, क्या है? ये लिटरेचर का सेक्शन है। और इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हम लोग को क्या देना है? आंसर देना है। पहला प्रश्न था, इसमें मैंने अथवा वाला किया है। ठीक, एक मैंने प्रश्न लिख दिया है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। फिर इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी chided the lawyers because they were collecting big fee from the poor sharecroppers of the चंपारण। गांधी जी ने वकीलों को इसलिए डांटा क्योंकि वे क्या कर रहे थे? गरीब शेयर क्रॉपर से, अर्थात जो पुअर शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, कहाँ के? चंपारण के, उनसे एक बड़ी फीस वसूल रहे थे। इसलिए गांधी जी ने उन जो इतने भी लॉयर थे, वकील थे, उनको डांटा। फिर देखिए अब इसका प्रश्न नंबर बी है। देखिए मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न नहीं किया, व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रेप सेलर इन द वुड्स, ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया और मैंने इसके अथवा वाला प्रश्न ये वाला किया था। ठीक, अब इसके बाद है बी नंबर प्रश्न, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रेप। इस प्रश्न को मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसका अथवा वाला प्रश्न कर रहा हूँ। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। कि जो प्रशिक्षक था, उसने डगलस को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पे इसके साथ प्रश्न भी लिख दिया है। ठीक ना, बी है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। इसके आंसर में लिखेंगे, द इंस्ट्रक्टर taught Douglas that put your face under water and exhale and after raise his nose inhale। जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने डगलस को सिखाया कि पुट योर फेस अंडर वाटर, कि अपने फेस को पानी के अंदर रखो, एंड एक्सहेल और सांस को छोड़ो, एंड आफ्टर रेज हिज नोज इनहेल और अपनी नाक को उठाने के बाद सांस लो। ठीक, फिर आगे लिखेंगे, इन द बिगनिंग शुरुआत में द इंस्ट्रक्टर वुड टाई ए बेल्ट अराउंड डगलस। कि शुरुआत में जो इंस्ट्रक्टर था, वो डगलस के चारों क्या करता था? एक बेल्ट को बांध देता था, विच सस्पेंडेड बाय ए रोप एंड अटैच्ड थ्रू ए पुली। इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस। शुरुआत में क्या करता था, जो इन द बिगनिंग शुरुआत में जो इंस्ट्रक्टर था, वो डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था, और जो क्या होती थी, एक रस्सी के सहारे लटकी होती थी, एंड अटैच्ड और जुड़ी होती थी, थ्रू ए पुली, एक पुली के द्वारा। इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस। इस प्रकार से जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने डगलस को ट्रेन किया। ये तो हम लोग का हो गया, 2 प्रश्न करने थे और दोनों के हम लोग 8 नंबर हम लोग को मिल गए, 4 + 4। अब इसके बाद हम लोग को देखना है 8वें नंबर का प्रश्न। क्या देखना है हम लोग को? इसके बाद हम लोग को देखना है 8वें नंबर का प्रश्न, और ये बोल रहा है, जो कि 7 नंबर हम लोग को देखा जाएगा। इसके अंदर लिखना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 18 वर्ड्स। 80 शब्दों में हम लोग को इसके उत्तर देने हैं। पहला इसका प्रश्न है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंज रीच्ड द स्कूल। कि
क्लास के अंदर का सीन क्या था, दृश्य क्या था जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ठीक, या तो आप लोग इसका कर लीजिए या फिर बी नंबर का प्रश्न कर लीजिए। फिर मैंने तो पहले इसको देखा और मैंने इसको ही करने का सोचा क्योंकि वो थोड़ा ये आसान है। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर, और इसमें लिखेंगे पहला प्रश्न, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। इसका हम लोग को आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है। अब लोग डालेंगे हेडिंग आंसर और लिखेंगे व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल दैट डे। जब उस दिन फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द थिंग्स वर सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उसने ऑब्जर्व किया, उसने निरीक्षण किया कि जो जितने भी सारी चीजें थी वो क्या थी, वर सो क्वाइट, बहुत ही शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, कि संडे की सुबह अर्थात रविवार की सुबह की तरह सभी चीजें शांत थीं। फ्रेंच सा हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। जो फ्रेंच था उसने अपने सहपाठियों को देखा कि वो पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हेमल थे वो ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने बाहों में दबाए हुए। French became surprised when he saw the people of village sitting on the back benches of the classroom. French बहुत ज्यादा क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। when he saw, जब उसने देखा the people of village, गांव के लोगों को, sitting बैठे हुए on the back benches of the classroom, क्लासरूम के पिछले बेंचेस पे क्या बैठे थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। इस चीज को देखकर जो फ्रेंच था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, सरप्राइज हो गया था, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। अब तो ये हम लोग का 8वें का क्या हो गया, 8वें का हम लोग को 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना था, हम लोग ने इसको कर दिया और 7 नंबर हम लोग को मिल गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। जो नीचे दिए गए अंश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उस प्रकार से आप लोग उसका उत्तर दीजिए। तो ये जो पैसेज लिया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने, उसका पैसेज है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये हम लोग को दिया गया पैसेज। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, जो पैसेज दिया गया है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन, कि किस प्रकार से ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की चीज हम पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन अर्थात बहुत दिनों तक चलने वाला प्रभाव कैसे बनाती है। इसका हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है। सबसे पहले तो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है हम लोग को। पैसेज दिया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी डॉट कर एंड ए स्लीप, अंतिम वाला कुछ लाइन लिख देंगे। फिर इसके अंदर पहले का आंसर क्या लिखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ प्लेजर एंड जॉय, even if we see beautiful things for a moment but its impression always remember us। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड जॉय, कि जो सुंदरता की चीज होती है हमेशा एक प्लेजर, आनंद और खुशी का क्या होती है, एक सोर्स होती है, स्रोत होती है। इवन इफ, भले ही, वी सी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अ मोमेंट्स, भले ही हम सुंदर चीजों को एक क्षण के लिए देखते हैं, बट इट्स इम्प्रेशन ऑलवेज रिमेंबर अस, परंतु जो इसका इम्प्रेशन है, प्रभाव है, वो हमेशा हमें याद रहता है। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए हम लोग का दूसरा, इसमें बी है प्रश्न, हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेज। हाउ डज द लवलीनेस अर्थात जो सौंदर्यपन है, ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीजों का, वो कैसे बढ़ाती है, कैसे बढ़ती है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डालेंगे हम लोग बी का आंसर, द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेज, जो सुंदरता की जो लवलीनेस है अर्थात उसकी जो सुंदरता है, इंक्रीजेज, बढ़ती है, विद द टाइम, समय के साथ, एंड गिव्स अस ए क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें क्या देती है, एक शांत सांसें देती है, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ देती है, एंड ए पीसफुल स्लीप, और एक शांतिमय नींद देती है। क्या देती है, शांतिमय नींद देती है। इतना हो गया। अब इसके बाद है सी ऑप्शन में, व्हाट डज द पोएट मीन बाई बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, कि इस जितने जो पोएट ने लिखा है ये लाइन, इसका मतलब क्या है, बट विल कीप ए बोर
क्वाइट फॉर अस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग ऑप्शन सी में, जो सी का आंसर लिखेंगे, द पोएट मीन्स बाई बट विल कीप बोर क्वाइट फॉर अस, कि जो इस लाइन का जो मतलब है बट विल कीप बोर क्वाइट फॉर अस, दैट कि द लवलीनेस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर डिक्रीज, कि जो सुंदर चीज़ों की जो सुंदरता है वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी घटती भी नहीं है, बट आल्सो इंक्रीजेज एंड कीप अस हैप्पी एंड हेल्दी, बल्कि ये क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है और हमें खुश रखती है और स्वास्थ्यमय रखती है, हेल्दी रखती है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग का ये 9 नंबर प्रश्न भी खत्म हो गया, जो कि कितने नंबर का था, जो कि 6 नंबर का था। 3 प्रश्न थे 2-2 नंबर के, इस प्रकार से 6 नंबर मिल गए। इसके बाद हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर क्या लिखना है, हम लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला है कीपिंग क्वाइट, दूसरा है माई मदर एट 66, और तीसरा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो मुझे सबसे अच्छा लगा माई मदर एट 66 पर, और मैंने इसी पर लिखा है सेंट्रल आइडिया, तो मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है, और इसके अंदर लिखेंगे माई मदर, पहले तो लिखेंगे सेंट्रल आइडिया हेडिंग में, सेंट्रल आइडिया पोएम फर्स्ट, ये मैंने पहले से बना कर रखा था, माई मदर एट 66। इसके अंदर लिखेंगे माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज ऑफ फियर, कि जो माई मदर एट 66 जो पोएम है वो क्या है, ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज ऑफ फियर, ये कि बढ़ते हुए उम्र के भय पर यह आधारित एक कविता है, लॉस एंड सेपरेशन, खोए जाने के और अलग होने के भय पर। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएटेस मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच ए मदर एंड डॉटर शेयर। इस पोएम में जो पोएटेस हैं उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है द क्लोज रिलेशनशिप, एक घनिष्ठ संबंध को, विच ए मदर एंड डॉटर शेयर, जो कि किसके बीच होती है, एक माँ और बेटे के बीच होती है। फिर लिखेंगे आगे, पोएटेस लव्स हर मदर वेरी मच, जो कवित्री हैं वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हैं। व्हेन हर मदर बिकम्स ओल्ड एंड वीक, जब उनकी माता क्या हो जाती हैं, बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो जाती हैं। एंड हर फेस लुक्स लाइक ए कोप्स, और जब उनका चेहरा एक शव की तरह, एक मुर्दे की तरह दिखने लगता है। पेल एंड कलरलेस, कैसा, पीला और कलरलेस, रंगहीन। पोएटेस थॉट हर चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेटिंग हर मदर, तो जो पोएटेस होती हैं वो अपने बचपन के उस भय को याद करती हैं, उस भय को सोचती हैं, ऑफ सेपरेटिंग हर मदर, अपनी माँ से बिछुड़ने का, जब उनकी माँ उन्हें कभी छोड़कर चली जाती थी, फिर बाद में तो वापस आ जाती थी, पर अब लगता है कि अब वो अगर यदि छोड़कर जाएंगी तो वापस नहीं आएंगे, अर्थात उनकी मृत्यु का समय हो चुका है। फिर आगे देखिए, लिखेंगे पोएटेस ऑलवेज विशेज फॉर द ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, कि जो कवित्री हैं वो अपनी माँ की सुंदरता और यूथ को, युवापन को हमेशा बरकरार रखने की क्या करती हैं, कामना करती हैं, विश करती हैं। ठीक, इतना हम लोग का हो गया सेंट्रल आइडिया। अब इसके बाद देखिए, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 स्टार्ट यहाँ से होगा। इसके अंदर क्या लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का हम लोग को 40 शब्दों में आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, कि जो चार्ली था वो थर्ड लेवल में कैसे चला गया। इसके अथवा में है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, कि टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो ये ज्यादा आसान है, मैंने इसको लिखा है। ठीक, मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग का 11 है, इसके आंसर में लिखना है। तो इसका पहला है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, कि जो टाइगर किंग था उसने शादी करने का फैसला क्यों लिया। इसका आंसर में लिखेंगे, आफ्टर किलिंग 17 टाइगर्स, 70 टाइगर मारने के बाद, देयर वर नो मोर टाइगर्स, कि वहाँ पर क्या थे, अधिक टाइगर्स नहीं थे, लेफ्ट बचे हुए, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, अब उसके राज्य में टाइगर नहीं बचे थे। टू गेट द रिमेनिंग नंबर्स ऑफ टाइगर, बचे हुए टाइगर्स को प्राप्त करने के लिए, टू किल मारने के लिए, द महाराजा, महाराजा कौन थे, टाइगर किंग, आस्क्ड हिज दीवान, महाराजा आस्क्ड हिज दीवान, महाराजा ने अपने दीवान से कहा, टू फाइंड ए सुटेबल गर्ल फॉर हिम,
कि एक उनके लिए क्या करें, एक अच्छी लड़की उनके लिए खोजें टू मैरी, शादी करने के लिए, हु वुड बी फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, जो एक शाही परिवार से हो, बिलोंगिंग टू ए स्टेट, और एक ऐसे राज्य से बिलोंग करती हो, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके यहाँ एक बहुत संख्या में क्या हो, टाइगर की पॉपुलेशन हो, उस राज्य की जो उस राज्य की जो क्या हो, लड़की हो, उससे शादी करने के लिए राजा ने अपने दीवान से कहा कि वैसे लड़की को खोजें। ठीक, ये था हम लोग का इसका कारण। अब देखिए इसके बाद इसका बी नंबर प्रश्न है कि वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, कि जो डेरी था वो मिस्टर लैम्ब से इतना इम्प्रेस क्यों हो गया था। तो इसके आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर में लिखेंगे हम लोग, पहले डालेंगे बी, वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब। इसके आंसर में लिखेंगे मिस्टर लैम्ब डज नॉट या डजंट लेट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, कि जो मिस्टर लैम्ब थे उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी अर्थात जो उनकी शारीरिक असमर्थता थी उसको उसने उनकी क्या अपने जीवन में उनकी खुशी को नष्ट होने नहीं दिया। अर्थात वो क्या थे, वो एक पैर से लंगड़े थे, उसकी वजह से भी वो अपने जीवन की खुशी को नष्ट नहीं होने दिए। ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेरीज फेस अनलाइक अदर्स, वे डेरी के फेस से दूसरों की तरह क्या हुए, एफ्रेड नहीं हुए, डरे नहीं। जो डेरी का फेस था वो क्या था, आधा जला हुआ था, उसके बाद भी जो मिस्टर लैम्ब थे उसके चेहरों को देखकर डरे नहीं। द क्वालिटी दैट अट्रैक्टेड डेरी मोस्ट टू मिस्टर लैम्ब, द क्वालिटी जो गुण था जिसने डेरी को सबसे ज्यादा आकर्षित किया किसकी तरफ, मिस्टर लैम्ब की तरफ, वह था कि हिज ट्रेमेंडस पेशेंस, उनका विशाल धैर्य, मिस्टर लैम्ब का जो बहुत धैर्यवान थे। सो डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, इस प्रकार जो डेरी था वो मिस्टर लैम्ब से क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया था। ठीक, उनके ऐसे धैर्य के साथ। अब देखिए ये तो हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग का बचा है अब आखिरी प्रश्न, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या लिखना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 18 वर्ड्स, 80 शब्दों में हम लोग क्या करना है, इस किसी एक प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ठीक, तो पहला प्रश्न है हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, ये टाइगर किंग कौन था और उसका यह नाम कैसे पड़ा। ठीक, तो इसका हम लोग को आंसर लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले तो मैंने डाल दिया है क्वेश्चन 12 का आंसर, पहला है हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। इसके आंसर में लिखेंगे, आंसर में द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज ऑफन नोन टू एज द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुर के जो महाराजा थे वो किस रूप में जाने जाते थे, टाइगर किंग के रूप में जाने जाते थे। ही गॉट दिस नेम बिकॉज, उन्होंने यह नाम प्राप्त किया क्योंकि व्हेन ही वाज बोर्न, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी वाज मेड, कही गई या बनाई गई, बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, किसके द्वारा, भविष्य वक्ताओं द्वारा, दैट की हिज डेथ वुड कम, कि जो उनकी मृत्यु होगी वो होगी, उनकी मृत्यु आएगी किससे, फ्रॉम ए टाइगर, एक टाइगर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स वर स्टडिंग द हेरोस्कोप, जब एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्यवक्ता थे उनकी कुंडली का अध्ययन कर रहे थे, ऑफ द प्रिंस, कौन प्रिंस, जो टाइगर किंग थे जो बचपन में थे अभी, द इन्फेंट प्रिंस, जो छोटा सा शिशु था, बच्चा था जो टाइगर किंग थे बचपन में, सडनली बिगेन टू स्पीक, अचानक बोलने लगे, क्लियरली एंड वाइजली, क्लियरली साफ साफ, एंड वाइजली बहुत ही स्पष्ट तरीके से। ठीक, इस प्रकार से हम लोग का पूरा ये इंग्लिश का जो हम लोग का पेपर था उसने हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैंने केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। आप लोग को उनके लिए जो उनके लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की इस वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।